देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न के नाम से जाने जाने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले, बिहार गौरव के नाम से जाने जाने वाले और अपनी परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले, एग्जामिनर को हैरान कर देने वाले महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर आज मैं उपस्थित हूं। उनके लिए एक विशेष वीडियो लेकर के, जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूं आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उनके पूरे इतिहास, उनकी जीवनी को हम गौर से देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई ग्राम, आज के डेट में यह सिवान में है, लेकिन तत्कालीन यानी जिस समय इनका जन्म हुआ था वह सारण जिला होता था। इनके पिता महादेव सहाय, और माता कमलेश्वरी देवी। इनके पिताजी फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और माता एक धर्मपरायण महिला थी। इनके पूर्वज अमोडी उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो बाद में आकर के सारण या सिवान में बस गए, और इनके दादाजी हथुआ दरबार के या हथुआ राज के दीवान थे। और इसका कारण है कि वे, उनका परिवार जो था संपन्न था, जमीन जायदाद उन्होंने रख लिया और यही बस गए। संपन्न होने के कारण इनका परिवार की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, लेकिन इनको बाल अवस्था में लाड़ प्यार दुलार अच्छा खासा मिला। और 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे इनके एक बड़े भाई थे, जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद। वे भी लगभग असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह में पटना में रह करके उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो सबसे छोटा होने के कारण माँ बाप का प्यार भी मिला, साथ ही बड़े भाई बहन का भी प्यार मिल गया। तो शुरू से किसी चीज की इनकी कमी नहीं रही, संपन्नता में इनका जीवन यापन हुआ। और 5 वर्ष की उम्र में, जब ये 5 वर्ष के थे, तो इनके लिए एक मौलवी को हायर किया गया कि वो इनको फारसी पढ़ाए। और प्रारंभ से इनकी शिक्षा जो है, यानी शुरुआती शिक्षा ही इनकी फारसी से शुरू हुई है। फिर प्रारंभिक एजुकेशन पूरा करने के बाद में जिला स्कूल सारण चले गए। वहां से उन्होंने 8वीं से ऊपर यानी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। तब तक 1897 में इनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के कारण, लेकिन शादी के कारण भी इनकी एजुकेशन में, शिक्षा में किसी तरह की बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। इनकी पत्नी जो राजवंशी देवी रहती है, राजवंशी देवी, वह काफी इनका सहयोग करती है। और शादी के बाद में ये पटना में टीके घोष अकादमी से इंटर की पढ़ाई करते हैं। और यहां से पढ़ाई करने के बाद में ये LLB के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस समय बिहार में किसी तरह का यूनिवर्सिटी नहीं था,
पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना भी लगभग 1916-17 में हुई। तो उस समय एकमात्र कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनका नामांकन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो गया। एडमिशन के बाद में इनकी जो एडमिशन हुई थी वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। वो लॉ की कॉलेज थी, वहां पे एडमिशन हो गया। वहां से उन्होंने LLB किया। LLB के बाद फिर LLM किया और इसी के साथ वे अपना प्रैक्टिस भी करते थे। और प्रैक्टिस कहाँ करते थे? तो प्रैक्टिस भागलपुर में करते थे। भागलपुर न्यायालय में अपना प्रैक्टिस भी करते थे और वहां से LLM की परीक्षा पास की। गोल्ड मेडलिस्ट रहे, यानी अपने समय के सबसे टॉपर विद्यार्थियों में से एक रहे। और गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ही इसी परीक्षा में जब इनकी कॉपी चेक की जा रही थी तो जो एग्जामिनर थे, इनका कॉपी जो जांच कर रहे थे, उन्होंने लिख दिया उस कॉपी पे कि द एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। इनके कहने का मतलब है कि जो परीक्षार्थी है वह परीक्षक से ज्यादा बढ़िया है। और यह शिक्षा व्यवस्था में हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि राजेंद्र बाबू इतने निपुण थे, उनकी निपुणता की वजह से इस तरह की व्याख्यान इनके लिए लिखे गए। और उनकी वो जो कॉपी है, इनकी रिटन कॉपी जो है आज भी सुरक्षित संग्रहालयों में रखे गए हैं। और प्रैक्टिस के दौरान इनका घर फिर बिहार कोलकाता आना जाना रहा। तब तक क्या हुआ, 1915 में गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी के जीवनी या उनके आदर्शों को जब सुनते हैं तो इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और प्रभावित होकर के गांधी के करीब होने लगते हैं। और पहली बार 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह होते हैं, चंपारण सत्याग्रह में वे गांधी जी के साथ हो लेते हैं और गांधी जी का अनन्य भक्त बन जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से गांधी का साथ, फिर 1920 के असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी के साथ होते हैं। और 1917 की जो आंदोलन होती है, चंपारण सत्याग्रह, इनकी भूमिका अग्रणी रहती है, सगर्णी भूमिका। और एक बड़ी आंदोलन के कारण 1917 में ही एक पुस्तक लिखते हैं, गांधी इन चंपारण। और ये गांधी चंपारण और गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दोनों के आधार पर हमने चंपारण सत्याग्रह का सीरीज बनाया था, जो 3 खंडों में था। वह भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो इस किताब को हमने पढ़ा है, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें चंपारण का ज्यादातर जिक्र किया गया है। इसमें गांधी और राजेंद्र बाबू के स्वभाव का भी दर्शन होता है। फिर 1920 के असहयोग आंदोलन, और इसी असहयोग आंदोलन में बिहार को 2 कॉलेज मिलते हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल का, जिसको 6 फरवरी 1920 को स्थापना होती है, इसको हम बिहार विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। और यह बिहार विद्यापीठ यूनिवर्सिटी लेवल का है, ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में इसको खोला गया था। बिहार में पहला यह यूनिवर्सिटी होगा, गांधी द्वारा स्थापित है। और इसमें स्थापना में मौलाना मजहरुल हक इसके कुलपति बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रधान प्राचार्य बने। और ठीक उसी दिन एक और कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसको हम BEd कॉलेज के नाम से जानते हैं, यानी बिहार नेशनल कॉलेज। बिहार नेशनल कॉलेज, उस समय इसका नाम जो था बिहार राष्ट्रीय कॉलेज नाम था इसका।
बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। बाद में हम इसको इंग्लिश में बिहार नेशनल कॉलेज कहते हैं। इसकी स्थापना हुई और 2 कॉलेज बने। इसमें जो भी सत्याग्रही थे, जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन्होंने लोगों से प्रेरित किया, विद्यार्थियों से प्रेरित किया कि हम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में अध्ययन ना करके महात्मा गांधी द्वारा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आप अपना नामांकन ले। और इस क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को तार भेजा कि तुम कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़ करके बिहार विद्यापीठ में आकर के नामांकन लो। और ऐसा ही हुआ। मृत्युंजय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ करके और बिहार विद्यापीठ में उन्होंने अपना नामांकन लिया था। फिर आगे देखते हैं। तो जब राजनीति में इनका प्रवेश हो जाता था धीरे धीरे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनकी पकड़ अच्छी थी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के टॉपर स्टूडेंट थे, इसलिए इनको सीनेट का अध्यक्ष भी बना दिया गया था, यानी सीनेट के सदस्य थे। लेकिन 1928 में इन्होंने सीनेट के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के गांधी के आंदोलन में फिर से सक्रिय हो गए। और 1930 के नमक सत्याग्रह कहे या उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहे, यानी 1928 सीनेट पद से इस्तीफा दिया इन्होंने, इस्तीफा। और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया। और अगले कुछ वर्षों में अर्थात 1934 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह जो 1934 का जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यानी बॉम्बे में हुआ था उस समय। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। और उसी वर्ष क्या हुआ, 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया। उस भूकंप में समझिए बहुत ज्यादा त्रासदी हुई। और उस त्रासदी में इन्होंने पूरे लगभग बिहार का दौरा किया और जहां तक संभव हो पाया यहाँ के लोगों का आर्थिक सहयोग इन्होंने किया। फिर 1939 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अर्थात ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यह जो 39 वाली घटना है, यह त्रिपुरी घटना के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वह 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस, वे चाहते थे कि मेरा जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी फिर से हमको छूट दिया जाए, ताकि जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया हूं उस काम को पूरा कर लूं। लेकिन गांधी जी इस बात पर अडिग थे कि सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, मेरे जो करीबी हैं पट्टाभी सीतारमैया ही अध्यक्ष बनेंगे। इसमें सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के थे, जिद्दी किस्म के थे और झुकने वाले तो थे नहीं। और वे गांधी से ही अड़ बैठे और बोले कि नहीं, अगर ऐसा है तो आप चुनाव करवा लीजिए। और गांधी जी चुनाव करवाने पर सहमत हो गए और पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। उस चुनाव में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं, जिस पर गांधी रंज होते हुए, नाराज होते हुए, क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि यह हार जो है पट्टाभी की हार नहीं है, यह गांधी की हार है। और इस बात से सुभाष चंद्र बोस को भी तकलीफ होती है और वह आगे चल के क्या करते हैं, उस पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद में जब पट्टाभी सीतारमैया को फिर से ऑफर किया जाता है कि आप आइए और अध्यक्षता संभालिए, तो पट्टाभी सीतारमैया इनकार कर जाते हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी जाती है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
और 1946 दो चीजें होती हैं 1946 में। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का जब गठन होता है, उस समय इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री, और इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तब तक क्या होता है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। और संविधान सभा का जब गठन होता है तो उस गठन के बाद में 9 अगस्त को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और अगली बैठक जब 9 अगस्त को होती है तो 9 दिसंबर यानी 6 दिसंबर को गठन, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इनके देख रेख में पूरे संविधान सभा का कार्य चलता है और संविधान का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान के वास्तविक निर्माता है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही वास्तविक निर्माता माना जाता है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही कार्य हुआ था। अगर यह व्यवधान करते तो बहुत सारे संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती। तो 2 कार्य संभाले हुए थे, एक तो अध्यक्ष का कार्य संभाले हुए थे और दूसरा एक मंत्रालय का कार्य संभाले हुए थे। इस प्रकार देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में संविधान कार्य चल रहा था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के लागू होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और राष्ट्रपति की नियुक्ति के साथ ही भारत का गणतंत्रता स्थापित हुआ, गणतंत्र देश स्थापित हुआ। और किसी भी देश का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का पहला नागरिक होता है। और 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो स्वतंत्र भारत में प्रथम व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है। क्योंकि देश वास्तव में गणतांत्रिक यानी स्वशासन वाला अगर देश बना तो 26 जनवरी 1950 को बना, उसके पहले तो स्वतंत्रता मिली थी। और उस राष्ट्रपति 2 साल मनोनीत थे। फिर 52 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में यह जीतते हैं और 57 तक रहते हैं राष्ट्रपति। फिर द्वितीय कार्यकाल के लिए 1957 में चुनाव होता है और फिर 57 से लेकर के 62 तक ये राष्ट्रपति होते हैं। और 62 में जब इनका कार्यकाल खत्म होता है तो फिर तीसरे कार्यकाल के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि फिर से आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। तो ये सहज सरलता से इस पद को इनकार कर देते हैं कि यह मौका अब किसी और को मिलना चाहिए, हम में वो समर्थता अब नहीं है, मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जब मैं समर्थ नहीं हूँ। और उसी वर्ष 1962 में इनको भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। एवं उसी वर्ष इनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन भी हो जाता है। और एक घटना सुनेंगे आप 1962 की, जब इनका कार्यकाल खत्म होता है तो उसी दिन एक सूटकेस लेते हैं और ट्रेन पकड़ कर सीधा पटना आ जाते हैं। यानी इतना सहज, कोई तामझाम नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं, और सीधा पटना आ जाते हैं। क्योंकि उनका दिल पटना बसता था, है ना। बिहारी थे, बिहारी की मिट्टी जो थी उनको खींच के ले आई और यहाँ सदाकत आश्रम में आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद में अक्सर अस्वस्थ रहते थे और 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में इनका निधन हो गया। और इनका जो दाह संस्कार है महाप्रयाण घाट पटना है। यह चीज याद रखेंगे। इनका जो समाधि बना हुआ है
क्योंकि वहां दाह संस्कार हुआ, वहीं समाधि बना हुआ है, तो महाप्रयाण घाट पटना में। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 3 तारीख को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो आज हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नारा था जब कृषि मंत्री थे तो अधिक और उपजाऊ, और कई पुस्तकों का भी इन्होंने रचना किया है, जिसमें गांधी चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और एक इनका ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजेंद्र प्रसाद, उनकी खुद की पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य कई पुस्तकों की भी रचना की है। लगभग 5 से 6 पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। एक और पुस्तक इन्होंने लिखा था बापू के कदमों में बापू, ये बड़ी मार्मिक एक किताब है, ये उसको भी देखा जा सकता है। तो आज हमने देश के 12 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने वाले, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले, भारत रत्न से सम्मानित, देश रत्न जिनको हम कहते हैं, बिहार गौरव के नाम से जाने जाते हैं, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे, साथ ही संविधान निर्माण के लिए इनको वास्तविक संविधान निर्माता का दर्जा प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, और सरलता, सहजता और ईमानदारी के लिए अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र बाबू को आज उनके जन्मदिन पे हम नमन करते हैं। धन्यवाद।